बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स के कोर्सेज से हमने स्टार्ट किया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ एग्जाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट और एग्जाम नोट्स दोनों मौजूद हों। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सक्सेसिव रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सक्सेसिव रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो फर्दर दूसरे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट होते हैं। वो क्यों डिसइंटीग्रेट होते हैं? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे पास अनस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं और वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट होते हैं। वो दूसरे एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट होने के लिए कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। उन रेडिएशंस को हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक पेरेंट न्यूक्लियस जो कि एक अनस्टेबल है और एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए डिसइंटीग्रेट होगा डॉटर न्यूक्लियस में। अगर ये डॉटर न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हुआ तो ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस में। अगर ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हुआ तो ये फर्दर डिसइंटीग्रेट करेगा इनटू अनदर एलिमेंट, और इसी तरह एक सीरीज ऑफ चेन हमें मिलेगी जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई उस वक्त तक डीके होगा, उस वक्त तक डिसइंटीग्रेट होगा जब तक वो स्टेबिलिटी गेन न कर ले। फॉर कन्वीनियंस अब हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड डॉटर तक ही लेते हैं और हम कहते हैं कि जब ये पेरेंट न्यूक्लियस ग्रैंड डॉटर तक आ जाता है तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो जब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा उसके बाद ये फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक पेरेंट न्यूक्लियस उस वक्त तक डिसइंटीग्रेट होता है डॉटर न्यूक्लियाई में जब तक कि वो स्टेबिलिटी गेन न कर ले। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि पेरेंट न्यूक्लियाई डीके इनटू अ डॉटर न्यूक्लियस which is also radioactive. The daughter nucleus further decay into granddaughter. This series is obtained till a stable nucleus is obtained. The whole process is called successive radioactive transformation. एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट न्यूक्लियाई उस वक्त तक डिके होगा जब तक कि वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई ना बन जाए। अब हम मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं सक्सेसिव रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को। हम सपोज करते हैं कि जब हमारे पास टाइम t इक्वल्स टू 0 था, यानी बिल्कुल इनिशियली टाइम था, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसके अंदर जो एटम्स है वो n0 है। इनिशियली व्हेन द टाइम t इज 0, the number of atoms in the parent nucleus is n0. अब टाइम के गुजरते क्या होगा कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो इसके नंबर ऑफ एटम्स में भी चेंजेस आएंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू t है तो उस वक्त जो नंबर ऑफ एटम्स है पेरेंट न्यूक्लियाई के वो अब n1 है। पहले वो n0 थे जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद अब जो नंबर ऑफ एटम्स है वो n1 के बराबर है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर पेरेंट न्यूक्लियस के नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t हमारे पास n1 है तो डॉटर न्यूक्लियस के नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t ये बराबर होंगे n2 के। सिमिलरली द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ग्रैंड डॉटर इज इक्वल्स टू n3। ये तो हमारे पास बात हो गई है नंबर ऑफ एटम्स की। अब अगर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन की, द रेट ऑफ डीके की, यानी किस रेट से जो है ये डीके हमारे पास होता है, तो द रेट ऑफ डीके ऑफ पेरेंट एलिमेंट किसके बराबर होगा? dn1 by dt which is equals to minus lambda 1 n1. n1 represent the number of atoms in the parent nucleus. Lambda is the decay constant. The negative sign represent that
कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो वक्त के साथ साथ क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उनकी तादाद में कमी आ रही है। इस कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब अगर हम डॉटेड न्यूक्लियाई की बात करें, द रेट ऑफ डीके ऑफ डॉटेड एलिमेंट विच इज़ इक्वल्स टू प्लस लैम्डा 1 and 2। यहाँ पे अगर आप प्लस साइन देखें तो ये प्लस साइन क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई हो रहा है। पेरेंट न्यूक्लियस से जो डॉटेड न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो रही है, तो उस फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ करते हैं। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें द रेट ऑफ डीके ऑफ ग्रैंड डॉटर एलिमेंट की, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा माइनस लैम्डा 3n3। यहाँ पे अगेन एक माइनस साइन आया हुआ है। इस माइनस साइन का मतलब ये है कि अगर ग्रैंड डॉटर स्टेबल ना हुआ तो ये फर्दर भी क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। तो इसकी डिसइंटीग्रेशन को शो करने के लिए हमने अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन को लगाया है। अब हम बात करते हैं द रेट एट विच द सेकेंड एलिमेंट फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डॉटर एलिमेंट है इसकी एक ख़ास बात है, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक तरफ से तो ये फॉर्मेशन हो रही है इसकी, लेकिन दूसरी तरफ इसका डिसइंटीग्रेशन भी साथ साथ हो रहा है। एक तरफ तो ये पेरेंट एलिमेंट से बन रहा है, दूसरी तरफ ये ग्रैंड डॉटर एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। तो अगर हम रेट एट विच सेकेंड एलिमेंट फॉर्मेशन इसकी बात करें तो हमारे पास ये रेट किसके बराबर होगा, ये इस इक्वेशन के बराबर होगा। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि हमने लैम्डा 1 and 1 को भी कंसिडर किया है, लैम्डा 2 और n2 को भी कंसिडर किया है। यहाँ पे लैम्डा 1 and 1 इसको हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसी रेट से तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों यूज़ नहीं किया, वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो रहा है। लैम्डा 1 and 1 आपको फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस शो करके दे रहा है, जबकि माइनस लैम्डा 2 n2 ये आपको डिसइंटीग्रेशन शो करवा के दे रहा है कि ये डॉटर एलिमेंट फर्दर ग्रैंड डॉटर एलिमेंट में भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। वी नो दैट n1 इज इक्वल्स टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा 1t। तो n1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। इस इक्वेशन को अब आप फर्दर मल्टीप्लाई करें एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2t के साथ। पूरी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2t के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस इक्वेशन की फॉर्म में होगा। राइट साइड में जो आपके पास माइनस लैम्डा 2 n2 e की पावर लैम्डा 2t को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ n2 एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 2 n2 एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा 2t ये कुछ भी नहीं है बल्कि ये यहाँ पे डिफरेंशियल का प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया है। ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है और इस पूरी इक्वेशन को अगर हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगी। इस इक्वेशन में अगर आप डिफरेंशियल लें n2 e की पावर लैम्डा 2t का तो ऊपर वाली इक्वेशन ही आपके पास रिजल्टेंट में आएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन का। इंटीग्रेशन लेने के बाद डिफरेंशियल और डिफरेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा लेफ़्ट साइड का, जबकि राइट साइड में लैम्डा 1 और n0 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएंगे। एक्सपोनेंशियल का जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। इस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने इंटीग्रेशन ली है राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। इसकी जो पावर होगी वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी अलॉन्ग विथ कांस्टेंट c। अब हम कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं।
और कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करेंगे। बहुत ही स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जब टाइम t 0 होता है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेरेंट एटम एग्जिस्ट करता है, पेरेंट एटम के नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी डॉटर ग्रैंड डॉटर एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल इनिशियल कंडीशन होती है। तो एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट एटम्स ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस इनिशियल कंडीशन को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी। इस c की वैल्यू अब आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जब आप इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं λ1, λ2 माइनस λ1 और n नॉट को। कॉमन लेने के बाद जो फाइनल इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर λ2 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जब ये डिवाइड होगा तो हम इसको अलग अलग डिवीजन में लिखते हैं, यानी e की नीचे अलग डिवीजन में लिखते हैं और 1 की नीचे अलग डिवीजन में लिखते हैं। अब ये जो एक्सपोनेंशियल है ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। जब इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस λ2t के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये वो इक्वेशन है जो कि आपको नंबर ऑफ एटम्स इन द सेकंड डॉटर एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करके देता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दिस इक्वेशन शोज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डॉटर एलिमेंट। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पेरेंट एलिमेंट्स, डॉटर एलिमेंट्स और ग्रैंड डॉटर एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।